अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF अगर कोई नई शराइत नहीं लगाता तो तकरीबन मुआहिदा जो है वो मुकम्मल हो चुका है पाकिस्तान के साथ। अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो इससे पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो हम एक अदम इस्तेहकाम देख रहे थे उसके अंदर इस्तेहकाम देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या बाकी ममालिक जो कहते थे कि उस शर्त पे हम आपकी मदद करेंगे अगर आप IMF के प्रोग्राम के अंदर ही रहते हैं, क्या वहाँ से भी हमें मदद मिल सकती है और पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका हम महसूस कर सकेंगे। पहले आज हम इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज ये भी कहा है कि पहले हमने सोचा था कि हम इस्लाहात करके जो इलेक्शन रिफॉर्म्स थी या फिर एहतसाब के कानून के अंदर जो इस्लाहात करनी थी उसके बाद हम चले जाएंगे इलेक्शन की तरफ, लेकिन अब हमने मिलकर ये फैसला किया है कि हमने मुद्दत पूरी करनी है। अचानक से ये तब्दीली क्यों आई है और क्या 14 महीने जो बाकी रह गए हैं इस हुकूमत के उसके अंदर इतना मार्जिन मिल जाएगा इस हुकूमत को कि आवाम को रिलीफ दे सके और आवाम का जो गुस्सा है उसको थोड़ा सा कम करके उनको अपनी तरफ माइल कर सके। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा ये कि नैब तरमीमी बिल जो है उसको कानून का दर्जा मिल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है। उनको अदालत से कितना रिलीफ मिल सकता है, क्या इस कानून को चैलेंज करने के नतीजे में उनको कोई इस तरह से रिलीफ मिल सकता है कि ये कानून वापस हो जाए या कलअदम हो जाए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा ये, कुछ सियासतदान माजी में हमने देखा है वो ये शिकवा करते हुए नजर आते थे कि नैब और मुल्क एक साथ नहीं चल सकता है। अब जिस तरह की तरमीम की गई है उस पर कुछ तज्जियाकार कहते हैं कि इसको प्रैक्टिकली इनफेक्टिव कर दिया गया है इस एहतसाब के इदारे को। क्या अब मुल्क चल जाएगा इन इस्लाहात के बाद? दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। और वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस नहज पे मईशत छोड़कर गई थी उसमें मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया था। क्या वाकई में मुल्क दिवालिया होने से बच गया है? और ये जो सारी इस्लाहात की जा रही हैं या मईशत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार एंकर पर्सन अब्बास साहब, हमारे साथ मोना आलम साहिबा मौजूद हैं, तज्जियाकार है, एंकर पर्सन है, और हमारे साथ मुबशिर बुखारी साहब से तज्जियाकार मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। अमीर अब्बास साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि अगर कोई नई शर्त नहीं आती है IMF की, पहली बात तो ये कि हो सकता है कि कोई नई शर्त आ जाए जिससे मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, और ये मुआहिदा हो जाता है IMF के साथ तो ये इटसेल्फ कामयाबी होगी पाकिस्तान की, कितनी बड़ी कामयाबी होगी और इससे फ़ायदा जो है मुल्की मईशत को आप क्या समझते हैं होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये जो IMF के साथ मुआहिदा है, फिर चीन के साथ जो $2.3 अरब है, इसी तरह से IMF से एक्सटेंडेड प्लान $2 अरब और मिलेंगे। फिर IMF के साथ 1 साल का एक्सटेंशन है, उसकी वजह से भी फायदा होगा। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन की तवक्को है। जब IMF की तरफ से प्लान फाइनल हो जाएगा और IMF अपनी पहली किस्त हमें जारी करेगा तो यकीनी तौर पे सऊदी अरब की तरफ से UAE और कतर, इन तीनों में से कोई एक मुल्क जरूर पाकिस्तान को माली तौर पर भी तो मदद फराहम करेगा और डेफिड पेमेंट के ऊपर हमें तेल की सहूलत भी देगा। तो मजमूई तौर पर तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर्स, कम अज कम 8 से 9 अरब डॉलर्स की इस हुकूमत को उम्मीद है कि इसको इस माली साल के अंदर मिल सकते हैं। अब जिस हुकूमत को IMF का प्लान भी मिल जाए, फिर उसको 8-9 अरब डॉलर्स की माली इमदाद भी मिल जाए, तो उस हुकूमत को 1 साल गुजारने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो 1 साल में जाहिर बात है ये जो आज डॉलर 211 पे गया, ये वापस इसको लाया जा सकता है 180 के, या जहाँ पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे 178-179 के करीब। अगर ये हुकूमत वापस वही ले आती है, महंगाई को भी जो इस वक्त 28% से लेकर 30% तक है, अगर उसको वापस ले आती है 12-13% के ऊपर, तो ये कह सकते हैं कि हमने इस महदूद वक्त के अंदर कुछ डिलीवर करके दिखाया। लेकिन अमीर अब्बास साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अभी आगे मजीद महंगाई आ रही है, मुश्किल होगी, आवाम को तैयार रहना चाहिए। तो ये आवाम को रिलीफ देने वाली बात के ऊपर तो उन्होंने ये कहा है कि महंगाई जो है आगे आ रही है तो उसके लिए तैयार रहना है हमें। वो जो मजीद महंगाई है आयशा, वो इस जुमरे में हो सकती है कि इनको IMF के मुआहदे के तहत जो पेट्रोलियम लेवी लगानी है, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। 234 रुपए पे है, ये 250-260 पे जा सकता है। इसी तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, गैस की कीमतों में इजाफा होगा।
बिजली में जो अभी जून के महीने का जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो सितंबर में लगकर आएगा। जब वो सितंबर में लगकर आएगा तो ऐसी चीखें निकलेंगी अवाम की कि लोग याद रखेंगे, ऊपर तक जाएगी जात में आसमान तक। ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा था। जारी बात है, उसके तो बहुत सारे फैक्टर। बिल्कुल। जी हाँ, ये जो मैंने आपका सवाल क्योंकि पहले डॉलर की हद तक था ना, तो मैं वो उस हद तक आपको बताया कि जब हुकूमत को डॉलर मिलेंगे तो इसके डॉलर क्राइसिस हल हो जाएगा। बाकी कोई ऐसी हुकूमत से कोई ऐसी दूध की नहरें बहाने की उम्मीद मुझे नहीं है किसी तौर पर। ठीक हो गया। मोना, आपको क्या लगता है ये इत्तेहादी हुकूमत ने सख्त फैसले जो किए थे, मईशत को मुस्तहकम करने की बात कर रहे थे और इसलिए कि आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह देते हैं कि जनाब आगे मजीद महंगाई आ रही है और महंगाई इस तरह से आएगी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली उसका रिपल इफेक्ट भी आता है, बाकी कमोडिटीज़ जो हैं उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं। लेकिन अब जितना वक्त बाकी रह गया है इस हुकूमत के पास, 14 महीने की जो बात की है आज वज़ीर आज़म साहब ने, इसके अंदर क्या इतना मार्जिन निकल सकता है कि किसी तरह से आवाम को रिलीफ दे सके ये हुकूमत? थैंक यू आयशा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई 28% तक तो आई थिंक इन्फ्लेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी है और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो पेट्रोलियम की कीमतों में, मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये बात भी दुरुस्त है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर इस पे लेवी और जीएसटी भी बढ़ाया जाता है तो जाहिर है इसमें मजीद इजाफा होगा और इसको मईशत मुआशी टर्म्स में स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। यानी अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्ट के निर्ख बढ़ जाते हैं, जब ट्रांसपोर्ट के निर्ख बढ़ जाते हैं तो खाने पीने की अशिया उसके इधर उधर करने की, उसके पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के निर्ख बढ़ जाते हैं और फिर वो खाने पीने की अशिया में भी वही जो कीमत है वो ऐड हो जाती है। तो जाहिर है उसका जो डायरेक्ट असर है वो महंगाई के ऊपर आता है। पेट्रोलियम एक वाहिद ऐसी चीज है जिसकी मसनूआत में जब भी इजाफा हो तो हमें महंगाई में इस वजह से इजाफा नजर आता है क्योंकि उससे डायरेक्टली जो खाने पीने की अशिया है, फूड एडिबल आइटम्स हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। खैर, हैविंग सेड दैट, अभी एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग सिर्फ ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी आई है, क्रूड ऑयल की कीमतों में कुछ कमी हो रही है। उसमें जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स हैं आइंदा आने वाले दिनों में वो भी एक किरदार अदा करेंगे। तो अगर मजीद कमी हो जाती है, आपको याद होगा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि अगर पहले कहा था उन्होंने कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं बैनुल-अक़वामी मंडी में तो शायद हम उसको पाकिस्तान में ट्रांसलेट ना कर पाए क्योंकि जितनी वहां कम होंगी उतने हम यहाँ पर टैक्स बढ़ा देंगे। इत्तला ये है कि इनकी अपनी पार्टी में क्योंकि इस हवाले से एक रद्द-ए-अमल आया और तमाम ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। कोएलिशन गवर्नमेंट है, इसमें आपको पता है कि कोई तकरीबन 6-7 जमातें हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। जिन्होंने पीटीआई को घर भेजा था वो भी 12-13 जमातें थी। तो लिहाजा जाहिर है इन तमाम के स्टेक्स हैं, तमाम के रिएक्शंस आए और उस रिएक्शन के पेश नजर अब मिफ्ता साहब ने एक अच्छा दोबारा से अपनी स्टेटमेंट को रीइवैल्यूएट करके बयान दिया है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान में इस कमी का जो हो सका पास ऑन वो हम लोग करेंगे और इसकी मुकम्मल कोशिश की जाएगी कि जितनी गुंजाइश हो वो आवाम तक पास ऑन किया जाए। ये मुझे लगता है एक सिल्वर लाइनिंग है। आपको याद होगा जब बजट में तजावीज दी गई थी तब भी हुकूमत ने कहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतें गिरी आलमी मंडी में तो उससे इनको कुछ हद तक कुशन मिलेगा जो कि ये लोग आवाम को पास ऑन करेंगे। क्योंकि याद रखें कि ज़िमनी इलेक्शन भी बिल्कुल सर पर हैं और पीटीआई जब भी खान साहब जब भी कॉल देते हैं, ख्वाह ये कि वो खुद से नहीं निकलते लेकिन फिर भी उनकी कॉल पे हमेशा आवाम निकलते हैं और क्राउड वो अच्छे मैनेज कर पाते हैं। तो अगर ये तमाम क्राउड इनके बाय इलेक्शन में भी ट्रांसलेट हो गए तो जाहिर है ये कोएलिशन गवर्नमेंट और इससे मुंसलिक तमाम सियासी जमातों के लिए ये एक मैटर ऑफ वरी होगा। और इसको काउंटर ये लोग कैसे करेंगे? इसको काउंटर इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका करने का, वो है अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। तो अगर ये, मुझे लगता है आप 14 महीने की बात कर रही है ना, 14 को भी और कम कर दें। इनके पास 17 जुलाई तक खास तौर पर जो बहुत डिसाइसिव ज़िमनी इंतखाबात हैं, बहुत कम वक्त है कि उसमें ये कुछ ऐसा मायने फेस करके दिखाएं कि इनकी ज़िमनी इंतखाब में इनको उसका फायदा मिले और इनको नुकसान ना मिले। क्योंकि अगर अभी मौजूदा हालात के हवाले से चला जाए तो जाहिर है पीटीआई तो मुकम्मल तौर पर इसको ज्यादा से ज्यादा अपने हक में, अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे कि जी हमें इन्होंने घर भेजा, महंगाई इन्होंने कर दी, IMF का प्रोग्राम बिल्कुल हुआ से बहाल करना था तो ये तो हम भी कर सकते थे। तो ये जो बयानियों की जंग है, मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में महंगाई उसमें जो फैक्टर है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, बिल्कुल अहम किरदार अदा करेगा। अच्छा मुन्ना, तो ये जो आपने बयानियों की जंग की बात की है, तो मुबशिर साहब ये बयानिए की जंग में अगर अभी तक हम देखें और इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, मुबस्सरीन हैं, उनकी अगर राय देखी जाए तो वो कहते हैं कि बयानियों की जंग में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त आगे हैं। क्या मौजूदा हुकूमत कोई ऐसा बयानिया काउंटर नैरेटिव बना सकती है या अभी तक आपको लगता है कि बना पाई है पीटीआई के बयानिए को काउंटर करने के लिए? जी देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई बयानिया बनाएंगे और इन्होंने कोशिश भी की, और उसमें आपको याद है कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बयानात आते रहे, लेकिन उसकी कोई सॉलिड एविडेंस अभी तक नहीं आई कि उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब और फराह खान और साबका खातून अव्वल इनके हवाले से बयान आते रहे, लेकिन कोई करप्शन रिलेटेड नैरेटिव हुकूमत बिल्ड नहीं कर सकी। और उस पे फिर दूसरा बयानिया ये हो सकता था कि देखिए, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, यहाँ तक तो रह गए, लेकिन जो अवाम की सूरत हाल है उस पे वो कोई परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बयानिया भी नहीं बना सके। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जब ये टेक्निकल बातें कर रहे होते हैं तो अवाम को यकीनन इससे कोई सरोकार नहीं होता। अवाम को सिर्फ इस चीज को देखना होता है कि वो मार्केट जाते हैं, उन्हें वहां से कितना रिलीफ मिल रहा है, उनको सेहत के शोबे में क्या मिल रहा है, या उनको एजुकेशन लेवल पे, एजुकेशन और सेहत के शोबे तो हमारे वैसे निगलेक्टेड हैं। तो अगर इस पे आए तो इस पे भी मौजूदा हुकूमत कुछ ऐसा नहीं कर पाई, और चूंकि वैसी पोजीशन में नहीं थी, तो इसलिए मेरा जाती ख्याल ये है कि बहुत बड़ा ये टेस्ट केस है, और ये जो 17 जुलाई का इलेक्शन होगा, एक लिटमस टेस्ट होगा खान साहब के पॉपुलर बयानिए का और मुस्लिम लीग के इस जोम का कि पंजाब उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्योंकि माजी में हमने देखा पंजाब में अगर से पीटीआई की गवर्नमेंट थी, फेडरल में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लेकिन जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए सिवाय डस्का के, बाकी तमाम इंतखाबात जो है वो पीएमएलएन यहाँ से जीतती। लेकिन सर अगर हम सिचुएशन को देखें, उस टाइम पर जब वो ज़िमनी इंतखाबात हुए उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद वो वहां से हारते रहे। अब सिचुएशन आपको नहीं लगता 180 डिग्री चेंज हो चुकी है पीटीआई के ये बयानिया बनाने के बाद कि साजिश हुई, जिस तरह से उनकी हुकूमत को निकाला गया और जो महंगाई है उसकी वजह से निकाला गया? जी देखिए, मुझे ना बुनियादी तौर पे पीटीआई के बयानिए में भी क्रैक्स नजर आ रहे हैं। खान साहब जिस तरह बार बार, मतलब अगर साजिश हुई थी तो सिर्फ साजिश हुई थी, लेकिन उसके साथ खान साहब जो न्यूट्रल वाला रोना रो रहे हैं, और उसके साथ साथ, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड एंड आई टेक माय वर्ड बैक, खान साहब जिस तरह न्यूट्रल्स की गर्दान किए जा रहे हैं, और उसके अलावा जो उन्होंने खुरम दस्तगीर के बयान को जिस तरह वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा उससे भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं मिलता। जिस तरीके से खान साहब खुरम दस्तगीर के बयान को ट्रांसलेट कर रहे हैं, मसलन वो ये कहते हैं कि खुरम दस्तगीर ने कहा कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रह जाती तो ये सारे लीडरान जेल में होते, तो क्या इसका मतलब इस तरह लिया जाए कि ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे नैब को, ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे हमारी कोर्ट्स को? इससे तो ये मतलब भी लिया जा सकता है ना कि इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वो बयानिए में भी खान साहब जो हैं वो जिगजैग पोजीशन ले रहे हैं। उसको पॉपुलर था वो, लेकिन मेरी जाती फीलिंग है ये, क्योंकि ये प्रोटेस्ट और सिट-इन्स मैंने देखे, मेरी जाती फीलिंग ये है और जाती ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे है कि वो बयानिया बहुत पॉपुलर था, लेकिन कुछ खान साहब की जाती मिस्टेक्स, कुछ उनकी डिसीजन मेकिंग में, सोलो फ्लाइट्स जो कि उन्होंने अपने जो उनके पार्टीमैन थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया बहुत सारे क्रूशल मामला पे गवर्नमेंट से निकलने के बाद, उसके बाद वो बयानिया उतना पॉपुलर नहीं रहा। तो अभी जाती, और मुस्लिम लीग नवाज ने जो गलती की इसी सारे में, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन को आप डिस्कस कर रहे हैं, वो जो 20 के 20 डिसिडेंट्स थे जो टर्न कोर्ट से, उनको टिकट्स दे दिए जो पीटीआई के लोग थे, और उस पे 4-5 हल्कों का तो मुझे इल्म है बड़े वसूख से कि जो ओल्ड टिकट होल्डर्स हैं सीरियस रिजर्वेशंस हैं और वो उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे। तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी को परसुएड करना पड़ा, पीएमएलएन ने किया कि जनाब आप कैंडिडेट ना दें, आप हमें सर उसके अंदर ये भी बात है ना कि क्या पीपल्स पार्टी के कारकुनान इतनी आसानी से कन्विंस हो जाएंगे नून लीग के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए, और वो भी वो उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे और अपने उम्मीदवारों को निगलेक्ट करके आपने उन लोगों को टिकट दिया है, तो डेफिनेटली उनका भी असर होगा। मैंने यही अर्ज की, सबसे पहले बात यही मैंने अर्ज की कि सबसे पहले तो नून लीग अपने पुराने टिकट होल्डर्स को एक्टिव करे कि आइए जी ये पार्टी कैंडिडेट हैं, इनके लिए आप भी कैंपेन करें, लेकिन हमें वो कैंपेन नजर नहीं आ रही कुछ हल्कों में। इस बिना पे
पीपल्स पार्टी के वोटर को तो मुतहरिक करना, चूंकि मुझे अंदाजा है कि उन्हें भी सीरियस रेजर्वेशन है कि कम से कम आपको 2 सीट्स पे, कम से कम 2 सीट्स पे आप कोई एडजस्टमेंट इस तरह की करते, लेकिन वो भी नहीं हुई, तो मोटिवेट करना मुश्किल होगा। और अब ये बुनियादी तौर पे मुकाबला होगा इमरान खान के पॉपुलर बयानिए के दरमियान और मुस्लिम लीग की इस क्लेम के दरमियान कि पंजाब हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और 17 जुलाई को ये दोनों का जो है वो एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा। सही, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, उसके बाद वापस यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमीर अब्बास साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो चाहते थे कि जैसी ही ये इस्लाहात होती हैं उसके बाद इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन उसके बाद अब ये फैसला किया गया कि मुद्दत पूरी करनी है। तो आपके ख्याल में ये अचानक से तब्दीली क्यों आई? इलेक्शन में जाते जाते क्यों रुक गई ये मखलूत हुकूमत? देखें, एक तो सारी बात है, जो ये तब्दीली करने जा रहे हैं, कुछ इन्होंने कर दी हैं, उनको ये चाहते हैं कि सप्लीमेंट करें और कॉम्प्लीमेंट करें कि कहीं कोई और आके उसको अनडू ना कर दे। दूसरा ये कि अगर ये फौरी तौर पर इलेक्शन करने जाते हैं तो इस हुकूमत के नेक नामी में या नामा माल में कोई खास काबिल जिक्र बात नहीं है, बल्कि एक तरफ इमरान खान साहब का बयानिया कि इन्होंने साजिश की, दूसरा महंगाई। लोग इस वक्त, आप आम आदमी के पास जाएं, लोग झोलियां उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। ये जो कुछ इमरान खान साहब के दौर में उनको कहा करते थे महंगाई के मामले में, इन्होंने आके उससे भी बदतर महंगाई कर दी। फिर ये जो नैब के ऊपर इन्होंने कुल्हाड़ा चलाया, वो भी सारा एक्सपोज हो गया कि ये क्यों करना चाहते हैं। तो इस हुकूमत के क्रेडिट पे अभी तक कुछ नहीं है। अगर ये फौरी तौर पे आज अनाउंस कर दें और 2 या 3 महीने के बाद इलेक्शन हो, तो ये हुकूमत नुकसान उठाएगी। इसलिए ये चाहते हैं कि चूंकि इनके साथ इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फौज एक पेज पर है, ये तो ये चाहते हैं कि हम जितना अरसा हमें जेन्युइनली मिल सकता है, यानी 1.25 साल का जो बाकी है, तो हम उस अरसे को इस्तेमाल करें, और हम अगर हमारे खाते में कुछ बुराइयां हैं तो चले हम अपने खाते में कुछ अच्छी चीजें भी शामिल करके चले जाएं, जिसका हमें पॉलिटिकली डेफिनेटली इलेक्शन में फायदा हो सके। सही। अच्छा, मेरे पास और अगर इस वक्त इलेक्शन में जाने का मतलब है तो आप अपने आप को चारे के तौर पर, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये 14 माह मुकम्मल कर पाएगी ये हुकूमत? उसका देखें एक ही तरीका कार है कि अगर ये 14 माह से पहले जा सकते हैं, वो ये है कि इमरान खान साहब इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, जैसे उनके खिलाफ आई थी। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो अब आ नहीं सकती है, क्योंकि इमरान खान खुद असेंबली में नहीं है, और वो होंगे भी तो उनके पास इतने नंबर्स नहीं है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सके। दूसरा ये है कि इस मुल्क के जो मुख्तदर इदारे हैं, वो अगर आके इमरान खान साहब के जो उनका जो पोलिटिकल प्रेशर है, उस पोलिटिकल प्रेशर की वजह से वो एक ऐसा वे आउट निकाले कि जिसमें वो 14 माह से पहले, जितना पहले मुमकिन हो सके, 8, 10, 6, 4, 5 जितने महीने पहले भी बुला सके, वो इस हुकूमत को कायल करे, और इमरान खान साहब के लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाए और इस हुकूमत के लिए भी विन विन। बर्फ पिघलने की बातें भी की जा रही थी ना, कि कोई पैगाम भी पहुंचाया गया इमरान खान साहब तक कि एजाजुल हक साहब के थ्रू, तो उस बारे में क्या आपको लगता है कि क्या इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब उसी फार्मूले पर चल रहे हैं जो मरियम नवाज साहबा का फार्मूला था। मरियम साहबा का फार्मूला यह था कि पहले मुजामत करो और उस मुजामत के जरिए से फिर सामने वाले को मुफाहमत पर मजबूर कर दो। उन्होंने खुद कहा था कि पावर टॉक्स टू पावर, ताकत के साथ मुकालमा कर सकती है, और उन्होंने जिस तरह चढ़ाई की के ऊपर, जो कुछ उन्होंने आर्मी चीफ को कहा, जो कुछ DGI को कहा, जो उन्होंने वीडियोस निकालने की धमकियां दी, जो उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया, अब इमरान खान साहब की पार्टी को नजर आएगा कि भाई यही तो रास्ता है जिस रास्ते से आप मामला चला सकते हैं। तो एक तो वो मुसलसल एक दबाव बरकरार रखना चाहते हैं। जहां तक एजाजुल हक साहब का मामला है, तो देखिए राब्ते तो रहते हैं, राब्तों की तो उसमें ऐसी कोई ना मुजायका है ना उसमें कबाहत है। आपने इमरान खान साहब की तरफ, हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए, एग्जैक्टली, लेकिन एजाजुल हक तो उन्हीं के नुमाइंदे हैं। एक तरफ नंबर ब्लॉक किए, दूसरी तरफ उन्हीं के नुमाइंदे से मुलाकात करें और अंदर बैठ के बड़ी खुल के दिल की बातें की है वहां पे इमरान खान साहब ने। सही, शिकवे भी, शिकायतें, सब कुछ हुआ है। लेकिन इमरान खान अगर इस बयानिए से वापस आएंगे ना आयशा, तो फिर इमरान खान की सियासत नहीं है, क्योंकि इनका हरीफ इस वक्त बहुत PDM इस वक्त बड़ा ताकतवर हरीफ है। वो इलेक्शन सीट एडजस्टमेंट पर जा रहे हैं,
अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 20-17 जुलाई को, पीपल्स पार्टी ने दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है नून लीग के मुकाबले में। वो जानते हैं कि हमारा हरीफ इमरान खान है, हम अगर आपस में लड़ेंगे तो इमरान खान हमें डिवाइड एंड रूल करेगा। लिहाजा इमरान खान के लिए अपना बयानिया जिंदा रखना जरूरी है। अगर वो अपने बयानिए से वापस हटते हैं तो ये पीडीएम तो उनको तरने वाले की तरह निकल जाएगी। सही, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है अपने इसी बयानिए पर कायम रहना। बहरहाल मोना, ये जो नया कानून बन चुका है नैब का, इसको पीटीआई NRO 2 कह रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 70% वो तरामीम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद करना चाह रही थी, और मोनी सलाई साहब ने इसकी तस्दीक भी की थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर हैं, जो हम भी करना चाह रहे थे। तो इसको NRO 2 कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस इल्ज़ाम में आपको कितना वजन नज़र आता है? अच्छा, जहां तक नैब के कानून का ताल्लुक है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये ज्यादातर अक्सर व बेशतर वही अमेंडमेंट्स हैं जो कि पीटीआई ने उस वक्त की थी, और उस वक्त ये बाय द वे ये दोनों की तरफ से इस पे दो मयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पीटीआई इसको इंडोर्स करते थे, बल्कि शौकत तरीन साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, हमाद अजहर साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है। वो ये कहते थे कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि नैब की वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। बल्कि मैं आपको ये तक बताऊं कि LNG का आपको याद होगा, LNG पे जब इन्होंने सस्ती थी LNG बैनुल अक़वामी मार्केट में, और स्पॉट प्राइस इनको सस्ती मिल रही थी, तो इनकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आता था कि जी, उनको ग्रिल किया जाता था ना कि जी LNG का यहाँ पर फुकदान हो गया है, बहरान है, आप वहां पर क्यों नहीं खरीद रहे, जब सस्ती थी मार्केट में आपने नहीं खरीदी। तो उसके ऊपर इनकी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड और पोजीशन ये थी कि जी, क्योंकि नैब के हवाले से हमें खतरा है कि वो हमारे ऊपर कोई केसेस खोल देंगे और इस तरह की बात है, तो लिहाजा इस वक्त हम में से कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता है, कोई हमारी ना ब्यूरोक्रेसी ना हमारी सियासी लीडरशिप इसमें हाथ डालना चाहते हैं, इसलिए हम मोहतात हैं, और इसलिए हम कोई इस तरह की चीज स्पॉट बाइंग वगैरह नहीं कर रहे। इनको ऑफिशियल स्टैंड था। हमाद अजहर साहब और शौकत तरीन बतौर वजीर खजाना उस वक्त की ये बात कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, और उनके बारे में भी उनको भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। बल्कि आपको याद होगा, कुछ बिजनेसमैन मिले थे उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उन्होंने भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। बिल्कुल, जिसके बाद पीटीआई ने मिला जुला कर तमाम को ये फैसला किया था कि नैब के कुछ हद तक जो है वो इख्तियारात कम किए जाएं। बल्कि इस हद तक मामला चला गया था कि नैब के जो ऑफिशियल्स थे वो खत लिख रहे थे, बाकायदा उन्होंने अटॉर्नी जनरल को खत लिखे हुए थे, खतूत हो रहे थे उस वक्त कि जी, हमें बताएं कि अब नए ऑर्डिनेंस की रोशनी में हम अपने जो केसेस हैं पेंडिंग, उनमें हम लोग कैसे आगे बढ़ें। तो ये तमाम मामले थे। फिर कुछ केसेस उन्होंने FIA को दे दिए थे, कुछ उन्होंने एंटी करप्शन को दे दिए थे, FBR को, यानी उन इदारों को दे दिए थे जो कि खुद से ये कहते थे हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है इन केसेस को देखने की। तो ये बात मुझे क्लियरली याद है, और मुझे ये भी याद है कि PDM उस वक्त बतौर अपोजिशन मुखालफत करते थे, और वो ये कहते थे कि जी, अब आप क्यों नैब के पर काट रहे हैं, क्योंकि अब आपके नैब आपके केसेस की तरफ बढ़ रहा है, और हवाओं का रुख बदल गया है, तो इसलिए आप नैब तो मोना ये भी तो देखना चाहिए ना कि पीडीएम ने जानते बूझते ये इल्जाम भी अपने सर ले लिया, जो कि इमरान खान साहब के बयानिए को तक़वियत दे रहा है कि ये तो आए अपने केसेस खत्म करने के लिए, हालांकि जब ये ऑपोजिशन में थे तो इन लोगों ने मुखालफत की थी उसी कानून की। देखिए, दोनों तरफ की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के इस बयानियों को इस हद तक, लेकिन अगर हम उसको याद करें कि कुछ महीने पहले इस साल के आगाज में ये लोग वो अमेंडमेंट्स लाए थे जिनसे नैब के पर काटे गए थे, पीटीआई वो अमेंडमेंट्स लाए थे बतौर हुकूमत वक्त, तो वो उस पूरी बात को डिस्काउंट करके इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ज्यादातर वही चीजें हैं इसमें जो कि उन्होंने बतौर ऑर्डिनेंस लाकर गवर्नमेंट ये तमाम इन जमातों ने इंट्रोड्यूस की थी। अच्छा, इन जमातों के हवाले से यहाँ पर इसलिए यहाँ तसादुम आ रहा है या तजाद आ रहा है कि आपको याद होगा कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी उस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत दफा इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि जी, आप नैब को खत्म करें, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, और उस वक्त नून लीग इस हवाले से आमादा नहीं थी। पीपल्स पार्टी के ये लोग बाद में भी बहुत अरसे तक ये बात बताते रहे, और जब ये तमाम केसेस इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान उनके ऊपर खोले गए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी बाकायदा इस हवाले से एक तरह से क्रिटिसाइज या तंज करते थे नून लीग को कि जी, अब आपके ऊपर केसेस खोले जा रहे हैं, हम तो आपको आपकी गवर्नमेंट के टाइम पे कहते थे कि आप इन कवानीन को वापस ले लें और नैब की तरमीम कर दें, खत्म कर दें इस इदारे को। तो ये तमाम बातें इनको रियलाइज हो चुकी थी। PDM के हवाले से ये रियलाइजेशन काफी पुरानी है, लेकिन अभी भी हम जो देख रहे हैं, इन्होंने एग्जैक्टली नैब को खत्म नहीं किया है, ये आपको पता है। बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि नैब के हवाले से जो चेयरमैन है, नए चेयरमैन, उनके ऊपर भी कोई डेडलॉक है, राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म। ये वैसे बड़े मजे की बात है, जिन्होंने अगला इलेक्शन नून लीग की टिकट पर लड़ना है उनके साथ डेडलॉक हो गया है। यही सवाल है। और हाँ, और सही,
और बाय द वे अभी नैब के हवाले से मुझे नहीं लगता कि इनके अपने रैंक्स में कोई क्लैरिटी है, ना इमरान खान साहब के हवाले से कोई क्लैरिटी है, ना गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा क्लैरिटी। बिल्कुल 3 हफ्ते हो चुके हैं साबिक चेयरमैन नैब को सुबकदोश हुए, लेकिन अभी तक नया नाम नहीं आया है। एक आया था नाम, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ कि उन्हें लगाना है चेयरमैन नैब या नहीं लगाना। मुबशिर साहब, जो बात मोना कर रही थी कि माजी के अंदर हमने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ये कहते सुना कि नैब और मुल्क एक साथ नहीं चल सकता, फिर हमने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी कहते सुना जब उनके ऊपर केसेस चल रहे थे कि मुल्क और नैब एक साथ नहीं चल सकता। सर, अब तो इस्लाहात हो गई हैं, बड़ा अच्छा हो गया नैब का कानून, अब मुल्क तेजी से तरक्की करता हुआ नजर आएगा हमें? देखिए, मैं नैब जब बनी थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त से इसका स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हूँ और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ये फिल वक्त इस अदारे को या खत्म कर दिया जाए या फिर इसको रीऑर्गेनाइज किया जाए और इनके लोगों की ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि एक तो मुल्की खजाने पे बोझ तो अपनी जगह पे होता है, लेकिन लोगों की ह्यूमिलेशन जिस तरह से होती है वो भी अपनी जगह पे मुसलमा है। मसलन जनरल मुशर्रफ के दौर में मुझे याद है नैब ने अरेस्ट किया हमारे पॉलिटिशियंस को, सीनियर पॉलिटिशियन थे, जिनमें मखदूम फैसल सालेह आते, अनवर सैफुल्लाह साहब थे और साथ मियां मंजूर भट्टू साहब थे। उनको इकट्ठा मैंने देखा बंद सरवर रोड पुलिस स्टेशन में। और मजे की बात यह कि उसमें फैसल साहब का केस तो मुझे याद है कि वो बैंक नाज दहिंदगान में से थे, लेकिन उनकी डील हो चुकी थी, बैंक को वो पैसे वापस कर रहे थे जब उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद उन्हें 4-6 माह अंदर गुजारने पड़े और जब वापस आए वो इलेक्ट हुए और जब 2002 की असेंबली आई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बन गई और जिनके लिए नैब जदगान का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। और अभी भी हम देखते रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस लेवल, यानी कोर्ट में जजेस ने फाइलें उठा के मारी कि आप कोई एविडेंस ही नहीं लेके ये क्या है। और उसके बरक्स हम ये भी देखते रहे हैं कि सरगोदा के एक टीचर हैं जो नैब कस्टडी में है, हाथकड़ी समेत स्ट्रेचर पे उनको लाया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो जाती तौर पे मेरा ख्याल है कि नैब लॉ भी निचले तबके के लोगों के लिए मुख्तलिफ था, ऊपर वाले तबके के लिए मुख्तलिफ था। फिर उनकी जो कैपेबिलिटी नहीं थी उनमें उस तरह इन्वेस्टिगेट करने की। तो मैं तो ये हमेशा से कहता हूँ कि नैब को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, उनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जानी चाहिए। और रिडंडेंट मैं इसलिए कहता हूँ कि यही काम आपका एंटी करप्शन भी कर रहा होता है, यही काम आपका FIA भी कर रहा होता है, FBI में एक इंटेलिजेंस विंग है वो भी यही काम कर रही होती है। तो मसला ये है कि ऑलरेडी 3 अदारे मौजूद हैं, चौथा भी कर रहा है लेकिन डिलीवर नहीं कर रहा। अगर इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं उनको देखना है और उसमें मेरा ख्याल है कि इन्हें दोबारा इसे रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब वो ये कर चुके हैं तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन जाती तौर पे मैं हमेशा ये समझता हूँ कि नैब जिस चीज के लिए बना था वो डिलीवर नहीं कर पाया, उसके बजाय वो बाकायदा एक टूल बन गया। मसलन हम जैसे मैंने आपको बताया, इसके पहले जो चेयरमैन थे वो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद हुसैन थे और उसके बाद एडमिरल फसी बुखारी रहे और फिर लोग आते गए, लेकिन अदारा वहीं का वहीं। और यहाँ तक कि हमने शहजाद अकबर साहब को देखा। अच्छा सर, ये बात भी ठीक है। मुबशिर साहब, ये PTI ने जो फैसला किया है कि इसको चैलेंज किया जाएगा, तो अदालत की जानिब से क्या कलअदम करार दिया जा सकता है इन इस्लाहात को, ये जो की गई हैं नैब कानून में? जी देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि जुडिशरी को ऐसे मामलात में जहाँ पे लेजिस्लेशन हो चुकी हो नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि फिर वो जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ रास्ता खुल जाता है। इसमें बहुत अच्छी ऑप्शन थी खान साहब के पास कि अपने इस लॉ को वो कंटेस्ट करते फ्लोर ऑफ द हाउस पे, अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी उनके पास। लेकिन चूंकि वो रेजिग्नेशन जो कि एक्सेप्ट नहीं हुए, अपनी जगह पे मौजूद है, किसी भी दिन ये वापस जा सकते हैं। लेकिन मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग था, और मोना चूंकि इस्लामाबाद में है वो ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। जो मुझे इंडिकेशंस हैं वो ये है कि इनके जो सेनेटर्स थे उन्होंने भी कोई खास रेजिस्टेंस नहीं की, बिल्कुल नहीं की, कोर्ट की झोली में डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, झोली में डाल दी। ठीक है सर, हमारे इस सेगमेंट का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। माजरत के साथ बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। मुल्की मईशत पर उनकी एक्सपर्ट राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मुल्की मईशत से मुतालिक। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब गई थी तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की नहज पर पहुँच चुका था। तो आज हम सवाल उठाएंगे कि क्या वाकई में अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है? क्या मुल्की मईशत अब जो मुश्किल फ़ैसले ले रही है ये हुकूमत उससे बेहतर हो जाएगी? और क्या ये लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स होंगे या फिर शॉर्ट टर्म राइट नाउ जो इस वक्त सिचुएशन है इसी पर इसका असर होगा? ये हम जानने की आज कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर एक चीज़ मैं चाहूँगी कि आप क्लियर कर दें, क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़िम्मेदार थी इस वक्त मुल्की मईशत की जो हालत है इसकी? क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो इल्ज़ाम लगाती है कि PTI की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क इस हाल पर पहुंचा। देखिए, पहले मैं आपसे इजाज़त से ये कहूँगा कि आप सियासी दुश्मनी ज़रूर करें लेकिन रियासत पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ना करें। जब से ये हंगामा आराई शुरू हुई है फरवरी से, मैं कम से कम 2 दर्जन दफ़े कह चुका हूँ 28 फरवरी से कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का कोई इम्कान नहीं है, सिफर। दिवालियापन की कहना, खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है तो जो ये बातें करते हैं उन सबको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क तो हमारा है ना, कैसे डिफ़ॉल्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है डिफ़ॉल्ट, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। कोई छोटा मोटा गया गुजरा मुल्क नहीं है। तो मैंने रिकॉर्ड पर 1 दर्जन दफ़े कहा है मुख्तलिफ चैनल्स पर कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, ना करेंगे, ना दिवालियापन की बातें करना अहमखाना है। ये बात कहने के बाद मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त जो मईशत में तबाहकारियाँ आई हैं उसमें तहरीक इंसाफ के ऊपर भी ज़िम्मेदारी आती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसने उस तबाही में मज़ीद इजाफ़ा किया है। तो वो ये सारा इल्ज़ाम वो उनके ऊपर नहीं डाल सकते। जो आदाद व शुमार हैं वो इतने वाज़ेह हैं कि किसी किस्म की गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जिस तरह से आपने सवाल पूछा और कई नुकात एक साथ उठा दिए, तो मैं अगर आपको मुख्तसरन आपको ये बताऊँ कि इमरान खान साहब ने जब उनकी हुकूमत गई उससे बहुत पहले से जो हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो उससे बहुत ज़्यादा ख़राब थे जो उनको विरसे में मिले थे। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। और शौकत तरीन जिसको उन्होंने वज़ीर ख़जाना और सेनेटर बनाया था, उससे वज़ीर बनने से पहले चंद दिन पहले उन्होंने कहा था, 2021 में अल्फाज रिकॉर्डेड है वो, कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये अल्फाज उनके मौजूद, और ये जब उन्होंने कहा उसके बाद उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया तो ये तो समझ मुझे नहीं आई बात। लेकिन दो गलत ऐसे फैसले किए जो उन्होंने वो जिससे कौम भुगत रही है, मईशत तबाही हुई तहरीक इंसाफ ने, वो 2 मैं पहले बता दूं, फिर जो इन्होंने किया है मुख्तसरन वो आपको बता दूं। जी देखिए, पहली गलती जो इमरान खान साहब ने और स्टेट बैंक ने की थी, उन्होंने जब कोविड की आड़ में पाकिस्तान के ताकतवर तबकों को नवाजने की एक स्कीम बनाई गई कि आप शरह सूद को गिरा दें, बेतहाशा गिरा दें, और जब शरह सूद आपकी गिर जाए तो लोगों को सस्ते कर्जे दें, और जब सस्ते कर्जे मिल जाए दें तो वो बेतहाशा इंपोर्ट्स करेंगे, गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स करेंगे, लग्जोरियस इंपोर्ट्स करेंगे, और उससे वो खूब मुनाफा कमाएंगे और हुकूमत को टैक्स मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है, गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं तो हुकूमत को कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स मिल गया। ये ताकतवर लोगों ने खूब सस्ते कर्जे लेके कई 100 अरब रुपए कमा लिए। अब इसके नुकसान जब हो रहा था तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बैंकों के करोड़ों खातेदारों को 800 अरब रुपया उनके मुनाफे में कम दिया, और जो कानून तोड़े वो 26A4 और 40A बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये ना कि हवा में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने डिपॉजिट से कई करोड़ रुपए खींचे, बेतहाशा इंपोर्ट्स बढ़ाई, बेतहाशा तिजारती खसारा बढ़ाया, बेतहाशा जो है वो करंट वो आपके डॉलर के रिजर्व गिराए और रुपए की कदर गिरी। ये थी एक। जब ये सूरत हाल थी तो उन्होंने अचानक 28 इमरान खान साहब ने खुद पर्सनली 28 फरवरी 2022 को IMF के साथ एक मुआहदा किया था, वो तोड़ दिया, जिसको ये बारूदी सिरंग कह रहे हैं। उसके इम्पैक्ट क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। वो अगर ये मुआहदा नहीं तोड़ते तो 3 या 4 दिन में हमें $900 मिलियन IMF की किस्त मिल जानी थी, क्योंकि उनके साथ मुआहदा हो चुका था। वो जैसे ही $900 मिलियन वहाँ से मिलते, आपको चाइना ने $2.3 अरब देने थे और सऊदी अरब ने देने थे, हमारे रिजर्व बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये मुआहदा तोड़ा किस तरह से गया? ये मौजूदा हुकूमत जो कहती है कि इन्होंने जानबूझकर पेट्रोल की कीमतें जो हैं कम कर दी, हालांकि इन्होंने मुआहदा किया था IMF के साथ ये कीमतें बढ़ाएंगे, ये उस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने वो मुआहदा देखा है। उन्होंने ये कहा कि हम 4 रुपये महीना
पर लीटर इजाफा करेंगे और बिजली के नरखों में भी करना था, पेट्रोल भी। अचानक 28 फरवरी को अचानक जो उनका IMF का प्रोग्राम कोई 20-21 माह मुअत्तल रहा था, वो मुअत्तल इसलिए रहा था सस्ती शरतों पर कर्जे दे रहे थे, IMF इजाज़त नहीं देता। जब खूब कमा लिया तो फिर उन्होंने IMF से मुआहदा करके किस्त ले ली और उसके अचानक जो है ये मुआहदा तोड़ा। ये कहा कि अब हम जून तक या पेट्रोल और डीजल के नर्ख कम कर रहे हैं, जून तक हम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये मुआहदा तो टूट गया ना। तो जैसे ही मुआहदा IMF ने कहा भाई आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने उनके साथ मुआहदा किया है, इमरान खान ने या किसी और ने नहीं किया, तो एक हुकूमत कैसे मुआहदा तोड़ सकती है। तो उनकी बात सही। तो वो $900 मिलियन जो उन्होंने रोके, तो फिर चीन ने हमें झंडी दिखा दी कि जी आप पहले IMF से बात करें। सऊदी अरब ने झंडी दिखा दी, हालांकि शहबाज शरीफ गए, उन्होंने झंडी दिखा दी कि हम आपको देंगे लेकिन आप अब IMF के प्रोग्राम में जाइए, क्योंकि आपके प्रोग्राम में रहे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि वजीर खजाना जो है मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं और बीच में जो हमने देखा इस हुकूमत ने आने के बाद काफ़ी अरसे तक कहा जा रहा था कि मुश्किल फ़ैसले लेने हैं लेकिन सियासत की कुर्बानी देनी पड़ेगी, उससे भी घबराती रही, लेकिन बहरहाल मुश्किल फ़ैसले किए, पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ाई। तो वाकई में क्या यहाँ पर कारकर्दगी में मसला नज़र आता है या है वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की, या फिर अगर शौकत तरीन साहब या फिर इसहाक डार साहब होते तो सूरत हाल को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? नहीं, मैंने जो अभी आपको फैक्ट्स बताए हैं तो जो हमारे जो ये रिकॉर्ड पर है, इसमें मैं तो स्टेट बैंक की फिगर देता हूँ। शौकत तरीन ने तो जाने से पहले पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। जुलाई से लेके आप ये देखिए अप्रैल तक जो तिजारती खसारा था वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा था और पिछले साल इसी मुद्दत से कोई 15-16 अरब डॉलर ज़्यादा था। वो तो तबाह बर्बाद कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो हमारे जो नए वज़ीर ख़जाना साहब आए हैं, उन्होंने बिल्कुल उन पर ऐसे इल्ज़ाम हैं जिसको वो कभी भी धो नहीं पाएंगे। पहला इल्ज़ाम तो ये है कि देखिए पाकिस्तान कुछ मईशत कितनी भी तबाह हो, हमें पता है और हमारे पास 4-5 मिसालें मौजूद हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती तो हम जो है दुनिया में 3% 2% पर कर्जे मिलते हैं डॉलर के, आप कहिए हम 13% देते हैं, आप एक महीने के लिए 13% पर डॉलर ले आते। 5-7-10 अरब डॉलर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी और माजी में लेते हैं। इमरान खान के दौर में भी लिए गए थे, इसहाक डार ने भी लिए थे, उससे पहले भी लिए थे। देखिए आप किसी एक बड़ा मुल्क है ना, कोई आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, अगर वो ये कहे कि 4 अरब डॉलर 4% सूद के बजाय मैं 13% देता हूँ तो कोई भी आपको 10 अरब डॉलर दे देंगे बाहर से। वो इन्होंने कोशिश नहीं की, जाना कि माजी में मिलते रहे थे, क्यों नहीं की, ये उनको जवाब देना पड़ेगा और ये तारीख में सवाल आएगा क्यों नहीं है। अगर ये ले लेते तो जुमला ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि जहांगीर शौकत तरीन साहब जब गए थे तो मईशत को बर्बाद करके गए थे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो नंबर्स आए जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा क्रेडिट भी ले रही है कि देखिए जी हमारी GDP ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त रही, हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी अच्छी रही, बाकी शोबों के अंदर हमने अहदाफ से ज़्यादा अचीव किया अपना टारगेट जो था। तो सर उसके ऊपर तो वो क्रेडिट लेते हैं कि देखिए जी हम तो मईशत बड़ी अच्छी चला रहे थे और आप कह रहे थे कि हमारी वजह से महंगाई हुई है और हम महंगाई को कम करने के लिए आए हैं, लेकिन आपने आके महंगाई को और बढ़ा दिया। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान में जो मईशत पर बात होती है वो लोग जो है ना परसेप्शन की बुनियाद पर बात करते हैं, आदाद व शुमार पे नहीं करते और सियासत होती है। मैं जो फिगर दे रहा हूँ मेरी ये जिम्मेदारी है कि एक लफ्ज़ सही है और वो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में है जो मैं दूंगा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक सर्वे में मौजूद है जो बातें मैं कर रहा हूँ। नंबर 1, उस कोई एक पैसे का फ़र्क नहीं होगा। असल बात ये थी, पहले मैं जुमला कर लूँ कि जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी डॉलर 182 रुपये में था, अब ये 212 पर आ गया था 2 दिन पहले। तो और रिजर्व हमारे गिर रहे थे, तो इनके लिए क्या मुश्किल था कि ये बाहर से स्टेट बैंक भी लाता पैसे जो माजी में लाता रहा था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, क्योंकि हमारे बैरूनी कर्जे इस हुकूमत के दौर में 4000 अरब रुपया बढ़ गए मुल्की करेंसी में रुपए की कदर गिरने से। उसको बचाने के लिए अगर आप 13% पर 1-1.5 महीने के लिए ले आते जब तक IMF का प्रोग्राम होता, तो क्यों नहीं किया, माजी में करते रहे। दूसरा ये था कि देखिए स्टेट बैंक और हुकूमत, इमरान खान ने खुद ये किया था कि जब डॉलर गिर रहा था उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को बुला के डांटा कि क्या हो रहा है, अब भी सट्टेबाजी हो रही थी, उस वक्त भी हो रही, तो 2 दिन के अंदर डॉलर बेहतर हो गया। डार साहब ने कहा कि सट्टेबाजी हो रही है, उन्होंने झाड़ फटकार की, डॉलर बेहतर हो गया, सॉरी रुपये। इन्होंने कोशिश नहीं की, ना रिजर्व्स बढ़ाने की कोशिश की और ना ही जो है वो रुपये की कदर को बेहतर बनाने की कोशिश की। ये इल्ज़ाम रहेगा। अब आपका जो सवाल है उस पर मैं आपको बता दूं, मैं एक स्टेटमेंट अब दे रहा हूँ।
इकोनॉमिक सर्वे में जो आदाद शुमार है जिसकी ये रेफर कर रहे हैं जी, और उसके मुताबिक 2018 में जो इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, बेशतर माशी अशारिये उससे ज़्यादा ख़राब हैं। ये स्टेट बैंक भी कह रहा है और इकोनॉमिक सर्वे भी कह रहा है। ये अल्फाजों को खेलते हैं। असल में हमारा मसला क्या है, हमारा ये होता है कि जैसे आपके रिजल्ट गिर गए तो ये कहते हैं 4 दिन पहले के मुकाबले में आज बेहतर हो गए। अरे भाई, आपने जब लिया था 19 में क्या था, 20 में क्या था, 21 में क्या था, ये अल्फाजों से खेलते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सियासत की जाती है और मुश्किल टर्म्स को यूज़ किया जाता है जो कि जो आम लोग हैं उनके लिए काबिल फ़हम उस तरह से नहीं होता। अच्छा सर, आज वज़ीर आज़म ने जो बयान जारी किया है वो कह रहे हैं कि आगे मज़ीद जो है महंगाई आ रही है, बल्कि महंगाई का तूफ़ान आ रहा है। सर ये बताइएगा, कितना आवाम को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए मज़ीद परेशानियों के लिए, महंगाई के लिए? देखिए, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, जनवरी 2021 में हमारी अफराद ज़र जो थी, महंगाई 5.7% थी। ये इकोनॉमिक सर्वे आप देख लीजिए, 5.7%। ये साहब जो इमरान खान की हुकूमत गई, शौकत तरीन गया, उसमें 13.4% तो छोड़ के गए। और दुनिया में हमारा तीसरा नंबर महंगाई में। और जब ये कहते थे सारी दुनिया में महंगाई है, तो मैंने एक सवाल पूछा था जो जवाब नहीं दिया कि जो महंगाई का तो सैलाब आया था तो बांग्लादेश और भारत की सरहद में क्यों नहीं गया, हमारा ही क्यों आता है? ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 5.7 से 13.4 पर ये लेकर गए थे। ये इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा, स्टेट बैंक की रिपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इस हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की है पाकिस्तान के साथ। मैं खाली PTI को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने भी सियासत के साथ खिलवाड़ किया। और आपने शुरू में जो कहा था, डार साहब ने जो इनके से बहुत सीनियर हैं, नवाज शरीफ साहब के दस्तरास्त हैं, उन्होंने इनकी जो सलाहियत है उस पर सवालिया निशान लगाया है। बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल की। और मैं आपसे खुद ही कह रहा हूँ, ये 2 महीने तक क्या बातें कर रहे थे IMF से। देखिए, मैं अगर हूँ, मुझे IMF से मुज़ाकरात करने हैं, मैं कहूँगा जनाब ये बैठे, आपकी क्या शराइत है उस पर बात करें। अगर वो आपकी पावर्स नहीं है, आप उसी वक्त जो है अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें, वो आपको जवाब देंगे। 2 महीने तक ये जो किया, इसमें जो रिजल्ट्स गिरे 182 से 212 पर आ गए थे, तो कभी सोचा कि 30 रुपये अगर डॉलर गिरता है, 75 अरब डॉलर की इम्पोर्ट है, तो उनको तो टैक्सेस मिल गए, कस्टम ड्यूटी से। लेकिन 4,000 के अरब के कर्जे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। अब मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं उस दिन से कह रहा हूँ जिस दिन से IMF से मामला कर रहे थे, अगले माली साल में मईशत की शरह नमू सुस्त होगी, नंबर 1, महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, नंबर 2, और नंबर 3, बेरोज़गारी बढ़ेगी, अवाम में मायूसी बदली बढ़ेगी। सिर्फ एक बेहतरी का चांस नज़र आ रहा है कि हमने देखा 3 दिन से आलमी मंडी में के तेल की कीमतों में कुछ कमी का रुझान है। जी अगर हुई तो इस बात का इम्कान है कि जी ये 30 जून को जब ये कहें तो ये पेट्रोल के रेट ना बढ़ाएं। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा रुपए गिर गए हैं कि IMF के साथ जो मायदा है उसके अंदर रहते हुए बगैर बढ़ाए गुजारा हो सकता है। यानी ये मार्जिन लिया जा सकता है, और ये हुकूमत के पास इस चीज़ का इख्तियार है कि वो अकोमोडेट कर सकते हैं पेट्रोल की कीमतों में। सही, लेना पड़ेगा उनको, लेना पड़ेगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि 14 महीने रह गए हैं इस हुकूमत के पास, उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाना है, और वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा है कि हमने फैसला किया है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। सर, 14 महीने के अंदर क्या इस हुकूमत के पास इतना मार्जिन निकल आएगा कि ये आवाम को रिलीफ दे सकें? देखिए, खेल क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, ये अभी बात सामने आ जाएगी। इन्होंने IMF के पास एक और दरख्वास्त डाल दी है। IMF का जो प्रोग्राम था सितंबर 2022 में ख़त्म हो रहा था। अभी हमने कहा था कि इस दौरान में आप अपनी मईशत को बेहतर बनाएं ताकि IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलें और फिर अपनी पॉलिसियाँ खुद बनाएं। इन्होंने IMF से ये कहा कि हमारा जो आपको 3 अरब डॉलर हमें देने हैं IMF ने सितंबर तक, उसको 5 अरब डॉलर दें आप हमें, और उसके मुद्दे बढ़ा के जून 2023 कर दें। यानी जब तक इनकी हुकूमत रहे, इनको IMF से किस्त मिलती रहे, हालात चलते रहे, और जैसे ही इनकी हुकूमत खत्म हो, केयर टेकर्स आए, IMF का प्रोग्राम खत्म हो, तो रिजल्ट गिरने शुरू हो जाएंगे, फिर तमाशा शुरू हो जाएगा। तो ये तो देखें, मुल्क के साथ तो नहीं हुआ ना। आप क्यों सितंबर में ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने दीजिए। अब आप अपने पैसे से गुजारा करें। चीन ने हमें मेरे ख्याल से 5 अरब डॉलर देगा, हमें सऊदी अरब देगा, इंटरनेशनल मार्केट से ये पैसे उठा रहे हैं, कुछ 37 अरब डॉलर के कर्जे दिए जाएंगे अगले 1 साल। लेकिन मेरी जो परेशानी है आपको वाज़े बता दूँ, जो गलती इमरान खान ने भी की और ये भी कर रहे हैं, गलती नहीं कहूँगा उसको, अल्फाज दूसरे से बता दूँगा। कानून ये बना था 2019 में कानून मौजूद है
और FBI ने एडवर्टाइजमेंट दिया था, वो ये था चोरी के जो असासे मुल्क के अंदर हैं मौजूद, जिनकी तफसीलात हुकूमत ने इकट्ठी कर ली है। इमरान खान साहब ने भी कहा था और FBI ने भी कहा था कि हमारे पास डिटेल्स हैं। उन्होंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया था, कानून मौजूद है। बगैर कोर्ट में गए अगर इमरान खान साहब की हुकूमत चाहती और ये हुकूमत चाहती तो 900 अरब रुपया ले सकते थे चोरों से जिनके असासे मुल्क के अंदर हैं, चंद महीने के अंदर। तो मैंने जो सवाल उठाया था जिसका ही जवाब नहीं दे रहे कि आप ये कह रहे हैं अवाम कुर्बानी दें, ज़रूर दें, मुल्क को बचाने के लिए एडिशनल टैक्स लगाएं, ज़रूर लगाएं, अगर मुल्क बचाना है सब लगाएं। मुझे ये बताइए कि पहले चोरों से जिन्होंने जो है वो एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, चोरी के पैसे हैं, उससे असासे बनाए, उनसे आप पैसे लेना नहीं चाहते, और जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं उनसे आप कह रहे हैं और दें। मैं आपको मिसाल दे दूँ, समझे, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया चोरी का पैसा था, रिश्वत का था, कौमी दौलत लूटी, जो भी 1 करोड़ रुपया था, उसने कौमी स्कीम में जमा करा दिया और वहां से मुनाफा कमा रहा है। हुकूमत एमनेस्टी कराई, उसने उससे फायदा नहीं उठाया। तो कानून बनाया कि जो ये फायदा नहीं उठाएगा तो सिर्फ इनको 2 लाइन का खत लिखना था, या इमरान खान साहब की पार्टी लिखती, या ये हुकूमत लिखती, या ये लिखते। उस पार्टी को ये कहें कि आपका 1 करोड़ रुपया है, इस पर तो आपने टैक्स नहीं दिया। आपने अगर कभी 25,000 रुपये कौमी बचत में जमा कराए हैं तो जिस आमदनी से कराए उस पर आपने सैलरी पे टैक्स दे दिया। वो चोर ने 1 करोड़ पे टैक्स नहीं दिया। तो आप 2 लाइन का खत लिखा है कि 1 हफ्ते के अंदर आप ये दे दें, अगर आप ये नहीं देते तो हम इसमें से काट लेंगे, कानून मौजूद है। वो कहते हैं जी ताकतवर तबके नाराज हो जाएंगे। अगर इस पर चलना है, कानून तोड़ के 900 अरब रुपये नहीं ले रहे और आवाम को कह रहे हैं कि जी आप कुर्बानी दें, रुपए की कदर गिरा रहे हैं, दिवालियापन की बातें कर रहे हैं, बेतहाशा कर्जे ले रहे हैं, जौहरी पाकिस्तान में डाल रहे हैं। फिर जैसे आपने गुर्बत बेरोजगारी की बात की, सर बात यही है कि आवाम का कोई नहीं सोच रहा, आवाम की परेशानियों के बारे में जो है कोई भी बात नहीं कर रहा, और लगता है ऐसा कि तरजीहात में शामिल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे, और मुल्क की मईशत में कौन जिम्मेदार है, कौन मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहा था और कौन इस वक्त मईशत पर सियासत कर रहा है, इस पर तफसील से उन्होंने बात की है। इसके साथ ही वक्त भी हमारे पास ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।